बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी का नाम है नानी की कार। अस्पताल में मरीजों के मिलने का वक्त बस शुरू ही हुआ था और प्राइवेट वार्ड नंबर 32 में लग रहा था कि नानी का वक्त अब खत्म हो चला है। पिछले 2 महीने से अस्पताल में थी। खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। परिवार वालों को जब मन होता था पहचान लेती थी, वरना चाहे जितना पुकारो मजाल है कि देख पड़ ले। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरे काले कुएं में कोई रोज उन्हें आधा आधा फुट नीचे खींच रहा था और वो हिम्मत की रस्सी पर अपनी पकड़ धीरे धीरे हल्की करती जा रही थी। नाना जी डेरा जमाए वार्ड में बैठे रहते थे। कभी अखबार पढ़ते, कभी पंचांग, कभी कमरे की बालकनी में धूप सेंकते, कभी बरसों से चल रहे एक कोर्ट केस के पेपरों का मुआयना करते। ये प्राइवेट वार्ड तो जैसे एक धर्मशाला बन गया था। कभी बहुएं यहाँ स्वेटर बुनती हुई पाई जाती, कभी बच्चे यहाँ लूडो खेलते हुए मिलते, कभी पॉलिटिक्स की बातें होती, कभी पिछली रात के सास बहू सीरियल की। और नानी भीष्म पितामह की तरह कमरे के बीचों बीच लेटी रहती, जैसे तकलीफ भरे हजारों बीते लम्हों के तीरों का बिस्तर हो। अपनी जिंदगी की महाभारत में नानी ने बहुत कुछ देखा था। बैरिस्टर की बेटी थी, अपने से अलग जाति के, अपने से कम ओहदे वाले परिवार के एक स्टूडेंट लीडर से प्यार कर बैठी थी। ऐसे जमाने में जब प्यार करना फैशन में ही नहीं था। अपना बड़ा सा घर छोड़ के याद शहर के सिविल लाइंस इलाके में 2 कमरे के मकान में खुशी से अपने पति और सास ससुर के साथ रहने चली गई थी। फिर बरसों की उथल पुथल, कुंठा, निराशा, टूटते हुए सपने, आंसू, कॉलेज के दिनों के प्रेम पत्र कब किस्मत का सादा पन्ना बन गए और कब अस्पताल के न खत्म होने वाले बिल, पता ही नहीं चला। लगता था कि भीष्म पितामह बनी वो नानी आज जैसे अर्जुन के उस तीर का इंतजार कर रही थी कि कब वो धरती का हृदय चीरे और कब पानी का फव्वारा बरसों के सूखे होठों की प्यास बुझाए। अस्पताल के वार्ड के बाहर एक कार का हॉर्न बजा। नानी जैसे एक सदी की नींद से जागी और अपना वही पुराना तकिया कलाम बोली, कार आ गई है क्या? हमको मंदिर जाना है। ये एक वाक्य नानी दिन में 30 बार कहती थी। इसकी एक पुरानी कहानी जो थी। नानी और कार का बहुत पुराना रिश्ता था। नाना जी तब एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में अफसर थे। स्कूटर से कई सालों से दफ्तर जा रहे थे, लेकिन अब घर पे बच्चे जिद करने लगे थे कि भाई कार आनी चाहिए। आखिर 2 पड़ोसी कार ले चुके थे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि पड़ोसियों से जलन के कारण हिंदुस्तान की आधी अर्थव्यवस्था यानी आधी इकोनॉमी चलती है। नानी भगवान का रूप होती हैं, लेकिन आखिर पार्ट टाइम इंसान ही थी। महीनों घर पे रोज रोज कार के बारे में बातें सुन सुन के आखिरकार एक दिन उन्होंने गलती से अपने दिल की बात जाहिर कर दी। बोली, बचपन से उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि कार में बैठ के मंदिर जाएं। बस नाना जी अगले ही दिन बुक करवा के आ गए। गुरु, इसको कहते हैं मोहब्बत। याद रखिए कि उन दिनों में कोई ईएमआई पे लोन आलू प्याज की तरह गली गली नहीं बांट रहा होता था। बड़े चक्कर लगाने पड़ते थे। मैनेजर को कभी कभी घूस भी देनी पड़ती थी, तब जाके लोन मिलता था। उन दिनों पापा, मम्मी, मैं और बहन सब गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी और दादा दादी से मिलने याद शहर गए हुए थे। आखिरकार एक दिन हम बच्चे एक ग्रीटिंग कार्ड्स की दुकान में खड़े थे। कार में लटकाने के लिए गुड़िया खरीद रहे थे। माँ थोड़ी दूर झुंझला रही थी, 50 का नोट थामे बेचैनी में काउंटर के पास खड़ी थी। हम गुड़िया लें या कौआ, उनकी बला से उन्हें इस वक्त सिर्फ एक फिक्र थी कि भैया जब गाड़ी घर पे दरवाजे पे पहुंचे तो पूजा की थाली लेके वो खड़ी हों। माँ की हड़बड़ी काम आई। हम आधे घंटे बाद बेशक दरवाजे पे खड़े थे। कुछ ही मिनटों में दूर पान वाले की दुकान के मोड़ पे गाड़ी नजर आई। पहले थोड़ी, फिर थोड़ी ज्यादा। विश्वास ही नहीं हो रहा था। पापा गाड़ी चला रहे थे, नाना जी उनके बगल में बैठे थे। घर के पास पहुंचते ही पापा ने जोर से हॉर्न बजाया। अंदर नानी बोली, जैसे आज अस्पताल के बिस्तर से बोली थी, कार आ गई क्या? हमको मंदिर जाना है। मंदिर किसी धार्मिक काम से नहीं जाना था। आज उन लोगों की शादी की सालगिरह थी और हालांकि उन्होंने उसे ये नाम नहीं दिया था,
पर नाना नानी डेट पे जा रहे थे। गाड़ी छोटी थी, लाल रंग की, पर हमारे सपनों से बहुत बड़ी। माँ के पांव के आलते जैसी लाल, नानी की बिंदी जैसी लाल, पापा की फाइल पे बंधे फीते जैसी लाल। लाल ही क्या, अचानक हमारी जिंदगी में कितने रंग आ गए थे। दुनिया एक नए रंग में दिख रही थी। कार की सीट से दिखती दुनिया और पैदल चलती दुनिया के नजरिए में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है, ये हमको आज पता चल रहा था। ऊंची इमारतें थोड़ा कम ऊंची लग रही थीं, फुटपाथ पे बैठे लोग थोड़ा और छोटे। नाना जी को फिक्र लगी रहती थी कि हम लोग गाड़ी में बैठने के बाद जमीन से कट न जाएं, इसलिए हर जगह गाड़ी से जाने की इजाजत नहीं थी। पैदल चलना भूले नहीं थे हम लोग। यार, गाड़ी तो ऐसे कह रहा हूं जैसे कोई लंबी चौड़ी इम्पाला हो। छोटी सी गाड़ी थी। हम लोग ननिहाल जाते थे तो पापा और नाना जी आगे बैठते थे, नानी और मम्मी पीछे, और मैं और छोटी बहन किसी तरह साइड में या गोद में फिट हो जाते थे। उसमें अपना ही मजा था। थोड़ा सा चलते, नानी कहती, रोको रोको रोको, हमारा सरौता तो पीछे छूट गया। सरौता नहीं जानते होंगे शायद आप लोग, समझिए सुपारी काटने की कैंची। नाना जी खूब झल्लाते थे, सरौता लेके बाहर जाने की क्या जरूरत है, क्या पान बेचोगी गांधी मैदान में। नानी और मम्मी अपनी पड़ोसनों को गाड़ी का रौब दिखाने में जरा पीछे नहीं हटती थी। मैं समझ ही नहीं पाता था कि जब घर के अंदर बरामदे के बाहर इतनी जगह थी तो गाड़ी घर के बाहर सड़क पे क्यों धोई जा रही थी। लेकिन ऐसा भी लगता था कि हम लोग गाड़ी की वजह से और करीब आ गए थे। एक साथ मंदिर जाते थे, साथ बाजार जाते थे। पापा एक बार हमें घुमाने हिल स्टेशन भी ले गए थे। पप्पू भैया जब अपनी शादी के लिए गाड़ी मांगने आए तो नाना मना नहीं कर सके। उनके भाई के बेटे जो थे, गाड़ी फूलों में लद गई। बारात में नाना का फेरों पे कम, इस पे ज्यादा ध्यान था कि गाड़ी ठीक होगी या नहीं। होगा भी ऐसा। नाना जी की गाड़ी कमाई से आई थी ना गाड़ी। कार की वजह से नानी कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो गई थी लगता था। पहले सिर्फ मंगलवार को मंदिर जाया करती थी, अब उन्हें रोज मंदिर जाना होता था। नानी को तो जैसे उड़न खटोला मिल गया था, ड्राइवर भी रख लिया था। नाना नानी इतना खुश पहले कभी नहीं थे। कार को नजर तो लगनी ही थी। भाई, मैं ये सब नहीं मानता हूं, ऐसा घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं। शायद हिंदुस्तान में हमने ये फॉर्मूले ढूंढ लिए हैं गम और खुशी समझने के लिए। एक दिन हम सब बाजार गए थे, पार्किंग में कार खड़ी की थी। वापस आए तो देखा कार के बोनेट पे बड़ा सा खरोंच का निशान था। मेरी छोटी बहन तो रोने लगी। सारे रास्ते कोई किसी से नहीं बोला। नई गाड़ी की पहली खरोंच, यह तो आप भी मानेंगे बड़ी तकलीफ देती है, पर यह सिर्फ तकलीफों की शुरुआत भर थी। हम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं और हम बड़े उदास थे कि याद शहर से फिर वापस स्कूल जाना होगा। इस बार खूब मस्ती की थी। गांव से आम आए थे और जामुन हमने खा खा के पेट खराब कर लिया था और दांत काले। और सबसे ज्यादा खुशी थी नई कार की। नाना नानी की खुशी को देख के हम लोग की खुशी दुगनी हो जाती थी। कार में भी पेंटिंग हो गई थी, अब खरोंच दिख नहीं रही थी, लेकिन वक्त एक गहरी खरोंच देने वाला था। एक दिन नाना जी आए, सोफे पे बिना कुछ कहे बैठ गए। चेहरा उतरा हुआ था। नानी पूछती रही, शाम तक कुछ नहीं बताया। आखिर बोले, फैक्ट्री में हड़ताल हो गई है, पता नहीं कब तक चलेगी। वर्कर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में झगड़ा हो गया है। नाना जी पे गाज तो गिरनी ही थी। वर्कर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट जो थे, कुछ महीने तक तनख्वाह मिली, फिर बंद हो गई। नाना नानी पे मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था। कार घर के अंदर खड़ी कर दी गई और नाना जी ने फिर से स्कूटर से जाना शुरू कर दिया, जिसे पानी के एक छलकते घड़े में किसी ने छेद कर दिया था। सारी जमा पूंजी खर्च होने लगी। फिर फिक्स डिपॉजिट टूटने लगे। नाना जी बाहरी लोगों को कभी ये अंदाजा होने नहीं देते थे कि वो किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एक जमाने में हमारे बुजुर्गों की यही खासियत होती थी ना, तकलीफ सहने की उन लोगों की अदा ही कुछ अलग थी। एक दिन नाना जी घर आए तो बोले, ये कार का लोन अब संभाला नहीं जा रहा है, जी खड़ा करना होगा देव की। मैं कार बेचने जा रहा हूं, कल खरीदार आ रहा है। नानी की कार बिकने जा रही थी। नानी बीमार पड़ गई, बहुत रोई, बच्चों को भी नहीं बताया।
नाना नानी अकेले उस गम का सामना करते रहे जो अचानक उनके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया था, एक महाजन की तरह जो उधार वापस मांग रहा था, वो जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं था। बात कार की नहीं थी। नानी के लिए कार एक अच्छे वक्त का इश्तिहार थी। जब वो खुश थे, जब वो सारी जिम्मेदारियां उन्होंने पूरी कर ली थी जो माता पिता अपनी जिंदगी के रजिस्टर में अपने लिए लिख के रखते हैं और टिक करते चलते हैं। घर ले लिया, टिक। पहली बेटी की शादी, टिक। दूसरी बेटी की शादी, टिक। 4 धाम की यात्रा, टिक। और सबसे बढ़ के वो कार नानी के लिए नाना जी के प्यार का खूबसूरत तोहफा था। दोस्तों, हमारी जनरेशन की तरह हमारे बुजुर्ग आई लव यू तो नहीं कहते फिरते हैं, लेकिन उनका प्यार हम लोगों से कहीं गहरा, कहीं गाढ़ा होता है। वही प्यार की ट्रॉफी, नाना के प्यार का तोहफा, नानी की कार अब जा रही थी। खरीदार आया, कार का मुआयना किया, सीधे सीधे सवाल पूछे। उसके लिए तो ये बस कार थी। नाना नानी के लिए सपनों का उड़न खटोला। मजबूरी थी, जो पैसे उसने बताए लेने पड़े। बैंक का लोन चुक गया, कुछ बच गए। उधर कोर्ट में लेबर यूनियन वाला केस चालू हो गया था। नाना को अक्सर कचहरी जाना पड़ता था। वो लगातार बच्चों से कोई भी मदद लेने से इनकार करते रहे। बोले जब जरूरत होगी मांग लूंगा। 7 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। नाना कोर्ट का केस लड़ते रहे, घर पे ट्यूशन कर लेते थे, खर्चा किसी तरह चलता रहा। नानी अस्पताल के चक्कर काटती रही। कोई डॉक्टर समझ नहीं पाया कि मर्ज क्या है। समझता भी कैसे? वक्त के घाव गहरे होते हैं, दिखते नहीं हैं। भजन, सत्संग, व्रत, उपवास, पूजा, याचना सब किया। भगवान की क्लिनिक में भी दिखा लिया, मन का रोग ठीक नहीं होता था। धीरे धीरे नानी बिस्तर से ही लग गई। यूं तो वक्त सुधर रहा था। बेटे बेटियां अच्छी तरह से सेटल हो गए थे। जिम्मेदारियों के रजिस्टर में जो कुछ टिक हो सकता था कर दिया था। बस नानी की सेहत वाला कॉलम टिक नहीं हो पा रहा था। शरीर में ताकत थी, लेकिन मन में नहीं। बिस्तर में लेटी रहती थी और कभी कभी बुदबुदा देती थी, कार आ गई क्या? हमें मंदिर जाना है। सारे रिश्तेदार आ गए थे। लगता था कि अब नानी की जिम्मेदारियों का रजिस्टर बंद करने का वक्त आ गया था। हम लोग फिर से याद शहर में थे। इस बार सर्दियों की छुट्टियां थीं। मैं और मेरी बहन अपने छोटे छोटे तरीकों से नाना नानी का दिल बहलाया करते थे। कभी नाना के साथ लूडो खेल के, कभी नानी के पांव दबा के। मैं रोज सुबह पुराने बस अड्डे जाके 2-3 अखबार खरीद लाता था और फिर हल्की हल्की धूप में प्राइवेट वार्ड के बाहर बैठ के नाना जी को समाचार सुनाया करता था। लगता था जैसे नाना जी के मन में कुछ गहरा चल रहा है और वो किसी को बता नहीं रहे हैं। शाम को डॉक्टर राउंड्स ले आए। नाना जी उन्हें एक किनारे ले गए, कुछ बात की। डॉक्टर ने कहा, हाँ लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मुलाकात का वक्त खत्म हो चला था। बाहर रोज की तरह किसी कार का हॉर्न सुनाई पड़ा और रोज की तरह नानी बोली, कार आ गई क्या? हमें मंदिर जाना है। सारा कमरा खामोश हो गया। डॉक्टर ने नाना को देखा। नानी फिर बोली, कार आ गई क्या? हमें मंदिर जाना है। सब रोज की तरह अनसुना करके वार्ड से बाहर निकलने को ही थे कि नाना बोले, हाँ कार आ गई है। नानी के बिस्तर के पास गए, उनका हाथ थाम लिया, चादर हटाई, धीरे धीरे उन्हें उठाया। नानी गुनगुनाई। उन्हें इस बिस्तर से उठना पसंद नहीं था। एक व्हीलचेयर लाई गई, बिठाया गया, दरवाजा खुला। नानी की आंखें चौंधिया गईं। इतनी रोशनी उन्होंने हफ्तों से देखी नहीं थी। नाना कॉरिडोर में चल पड़े, व्हीलचेयर धकेलते, हम सब पीछे, जैसे नाना फिर 50 साल बाद दूल्हा बन गए हों और अपनी पत्नी विदा करके ले जा रहे हों। हम बाहर पोर्च में पहुंचे। सामने एक नई चमचमाती लाल कार खड़ी थी। नानी की बिंदी जैसी लाल, माँ के पांव की आलते जैसी लाल, पापा की फाइल पे बने फीते जैसी लाल। नानी कुछ देर देखती रहीं और फिर 7 साल बाद उनके चेहरे पे पहली बार मुस्कुराहट आ गई। आंखों में आंसू थे। नानी को उनकी कार जो मिल गई थी। नाना बोले, 4 हफ्ते पहले हम लोग कोर्ट केस आखिरकार जीत गए। 7 साल की तनख्वाह एक साथ मिल गई। तुम्हारी कार खरीद ली आखिर। किसी को नहीं बताया क्योंकि आज के दिन का इंतजार था।
हैप्पी एनिवर्सरी देवकी। आओ मंदिर चलें। नाना बैठे और उन्होंने गाड़ी चालू की। नाना और नानी एक बार फिर मंदिर जाने के बहाने डेट पे चल दिए थे। बस इतनी सी थी आज की कहानी।